हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। विल डिस्कस लाइन टू लाइन एंड इन अ वेरी इजी वे एंड क्रिस्टल क्लियर वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिफोर दिस द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे बिगनिंग में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। देखो, एनसीईआरटी से अब कुछ भी स्किप करने का मतलब नहीं है, सिंस हमने देखा है कि ऐसे कुछ पैराग्राफ से भी जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 2025 में आए हैं। यहाँ पे बात की गई है अर्नस्ट मेयर की। सो ही वाज बोर्न इन 1904, born on 5 July 1904 in Kempten, Germany. Ernst Mayr, ही इज द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, और इन्हीं को ही बोलते हैं द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन आ सकता है। एंड ही वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो बता देती हूँ। जैसे he almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biologist. He also pioneered the currently accepted definition of biological species. ठीक है, इन्होंने biological species concept दिया है, right? species की definition दी है जो हम आज पढ़ते हैं, that is कि interbreeding जो organisms हैं that can interbreed are known as species. उनको एक species consider किया जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइज। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। पहला प्राइज है बेल्जन प्राइज इन 1983, सेकंड इज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रेफूड प्राइज इन 1999। एंड देन मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द year 2024. ठीक है, 100 years, they lived 100 years and also was one of the 100 greatest scientists of all the time. So let's begin with the chapter the living world. देखो, लिविंग वर्ल्ड में द लिविंग, व्हाट इज लिविंग, इसी चैप्टर में हम यही समझेंगे कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को या लिविंग की डेफिनेशन क्या है, या किसी लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या है, या करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यानी कि किसको तुम लिविंग बोलोगे और किसको नॉन लिविंग बोलोगे। ऐसे क्या एट्रीब्यूट्स, ऐसे क्या फीचर्स या करेक्टर्स हैं दैट जिसको देख के तुम किसी भी एक चीज को लिविंग कंसीडर डिक्लेयर कर सकते हो, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी का वेरी सिंपल मतलब मीनिंग क्या है। बायो मतलब लाइफ, और स्टडी लॉग, बायोलॉजी, लॉजी हेयर मीन्स स्टडी। ठीक है, तो यानी कि पहली डेफिनेशन तो यही हो गई, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, या फिर इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, थर्ड, इसको ऐसे भी इसी चैप्टर में लिखा है, इट इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये 3 डेफिनेशंस हैं, इनमें से अगर कोई भी आ जाती है तो ये करेक्ट मानी जाएगी। राइट, so let's start. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats हमें देखने मिलते हैं, cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, hot springs leave us speechless. ठीक है, अगर wide range of habitats हैं तो हम इन्हीं wide range of habitats में variety of organisms भी देखने मिलते हैं। The beauty of galloping horse, migrating birds, a valley of flowers, or the attacking sharks evokes and a deep sense of wonder. ठीक है, the ecological conflict and cooperation among members of a population and among the population of a community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed is life. ठीक है, हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं ये चीजें कि लाइफ है क्या बेसिकली। So this question has 2 implicit questions within it. ठीक है, फर्स्ट एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि what is life। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, एंड सीक्स आंसर टू what living is as opposed to नॉन लिविंग। इसका आंसर कैसे निकलेगा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इसमें इसी में यही पढ़ने वाले हैं कि एक लिविंग है क्या। ठीक है, दैट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन जिसका आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेगा। सेकंड एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है,
दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। ठीक है, एज साइंटिस्ट हमारा काम यहाँ पे, एज साइंटिस्ट हमारा काम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। राइट, यही बात आ गई, व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms। हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे जो डिस्टिंक्टिव होंगे, यानी कि जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। देखो ये जो कुछ करेक्टर लिखे हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, ठीक है, come to our mind immediately as the unique feature of living organisms। ठीक है, these are characteristics of a living। ठीक है, ये एक लिविंग के करेक्टरिस्टिक हैं। वो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, अपने एनवायरमेंट में कोई स्टिमुलाई है उसको सेंस भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। एंड तो इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, ability to self replicate, self organize, interact and emergence। इमरजेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग। तो तुमसे अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में भी आ जाता है तो, या स्कूल एग्जाम्स में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिफाइन करने हैं आपको। ठीक है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग में देखने मिल रहा है उसे हम बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग। लेकिन एक होता है डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है? दिस इज दैट कैरेक्टर that must be present in all living organisms without exception। राइट, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, it should not be present in non living। उसे तुम डिफाइनिंग करेक्टर बोलोगे। ठीक है, तो ये करेक्टर है लिविंग के। अब इसमें से ही हम देखेंगे कि कौन से डिफाइनिंग करेक्टर हैं जो सिर्फ सभी लिविंग में है विदाउट एक्सेप्शन, और वो जो सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं होने चाहिए, वही उनको ही हम डिफाइनिंग करेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है ग्रोथ। सो हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ? ग्रोथ को हम दो एट्रीब्यूट या दो करेक्टरिस्टिक से डिफाइन करते हैं। पहला है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। राइट, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। तो यहाँ पे एक बार हम समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ग्रोथ। ग्रोथ जो है हम उसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक नाम में ही समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल ग्रोथ, ये वो ग्रोथ है दैट इज अकरिंग बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, जैसे कि देखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन एक्सटर्नल सरफेस। जैसे कि मान लो ये सैंड ड्यून है, ठीक है, कोई मिट्टी का ढेर है, ये जो है लार्ज होता जा रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? एक्सटर्नली बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल या सैंड। ठीक है, तो यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग भी जो है यहाँ पे ग्रोथ शो कर रही है, लेकिन कैसी? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रही है। ठीक है, इट ऑल्सो ग्रोज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। इसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम एक्रीशन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरह की ग्रोथ है इंट्रिंसिक, ऐसी ग्रोथ जो इंटरनली हो रही है, विद इन हो रही है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? बिल्ड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म समझते हो, सेल का लिविंग पार्ट जो है सारा, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसमें उसकी ग्रोथ हो रही है, ये देखी जाएगी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इंट्रिंसिक के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, इनटू ससेप्शन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, इनटू ससेप्शन एंड एक्रीशन, या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है और लिविंग भी ग्रो कर रहा है। तो अब बताओ, मैंने तुम्हें बताया था डिफाइनिंग फीचर, तो क्या अगर नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है तो क्या हम ग्रोथ को
डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ले सकते हैं? नो। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, इंक्रीज इन मटीरियल, मटीरियल बिल्डअप हो रहा है, तो अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया लें ग्रोथ का, तो माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड मोल्ड दे ऑल्सो ग्रो. सो दिस इज एग्जिबिटेड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. ठीक है, एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, यानी कि दैट इज एक्सट्रिंसिक, सॉरी इंट्रिंसिक. सो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर. ये बात जो है याद रखनी है. तो ये पहला तरीका था कि कैसे हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ देख सकते हैं. दूसरा है ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिफर. ठीक है, देखो प्लांट्स में हम उनके थ्रू आउट लाइफ जो है हम इनकी ग्रोथ देखते हैं. ठीक है, बिकॉज इनके पास कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग एरियाज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एरियाज. तो इनमें जो हम ग्रोथ देखते हैं वो इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, या यू कैन से अनलिमिटेड ग्रोथ देखने मिलती है. ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो है ये इनमें ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, यानी कि द ग्रोथ इज नॉट इनडेफिनिट, दैट इज लिमिटेड या डेफिनेट ग्रोथ देखने मिलती है. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. ठीक है, वो ग्रोथ जो है थ्रू आउट लाइफ नहीं हो रही, लेकिन सेल डिवीजन जो है टू रिप्लेस द लॉस्ट टिश्यू. जैसे मान लो अगर हमारी स्किन में कट या वुंड हो गया, तो वो जो है क्या हील हो जाता है. कैसे? क्योंकि वहां पे सेल जो है डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो ये थी कि ग्रोथ इन प्लांट्स, हाउ इट डिफर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक है यूनिसेलुलर, एक होते हैं यूनिसेलुलर, और दूसरे हैं मल्टीसेलुलर. इनमें क्या डिफरेंस है? देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब भी, जैसे मान लो ये अमीबा है, ये क्या करेगा? ग्रो किया, और अल्टीमेटली क्यों ग्रो कर रहा है? ये रिप्रोड्यूस करने के लिए ही ग्रो कर रहा है. इससे आगे दो अमीब्यूले बन जाएंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन याद रखना है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कोई अलग अलग इवेंट नहीं है. ठीक है, दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, ये कोई अलग इवेंट नहीं है, ये एक ही इवेंट है. जब भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ग्रोथ करेगा, फिर देखो यहाँ पे ग्रोथ हुई और फिर सेल डिवाइड हो गया. ठीक है, तो यही ग्रोथ है और यही रिप्रोडक्शन है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स. ठीक है, ये सिनोनिम्स माने जाते हैं. वेरएज अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन एक बिल्कुल अलग इवेंट है, जिसमें गैमीट बनते हैं, गैमीट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनेंगे, जाइगोट वन सेल से, सिंगल सेल से, टू सेल, थ्री सेल, फोर सेल एंड सो ऑन. ठीक है, फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ठीक है, तो ये सेल डिवीजन एक अलग इवेंट है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में, और रिप्रोडक्शन एक अलग इवेंट है. तो हम कह सकते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, अलग अलग इवेंट्स हैं. सो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सिनोनिम्स, लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ये सिनोनिम्स है. बाकी बच्चे लाइंस पे पढ़ लेते हैं. Unicellular organism grow by cell division. One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained. We understand that it is a characteristic of living organism. ठीक है, ये characteristic तो है, क्योंकि dead organism तो grow नहीं करते. ठीक है, लिविंग का करेक्टर है ग्रोथ, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है. डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो रही है. तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रोथ एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. इट इज रेफर टू एज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं. अब देखो, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एक जिसमें मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस, और फिर आगे फर्टिलाइजेशन इन जैसे इवेंट्स इन्वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल. ठीक है, फर्टिलाइजेशन किसकी, गैमीट्स की, अगेंस्ट स्पर्मलेट से. और जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जैसे इवेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो इट अकर्स बाय टू टाइप्स. ठीक है, यही देखते हैं हम. सो वेरी, जैसे कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. देखो, जैसे कि प्लनेरिया. प्लनेरिया इज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटीहेल्मिंथ है. वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन. यानी कि इसमें मान लो अगर ये प्लेनेरिया है, अगर इसका कोई भी पार्ट ऐसे लॉस्ट हो जाए, सो इट रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बन जाएंगे. ठीक है, यानी कि ये एक रिप्रोडक्शन ही तो है. एक से अगर एक पार्ट ऐसे कट हुआ तो उसे हम वो रीजनरेट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. सो प्लानेरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस क्या है, दिस इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, जो कि क्या है, मॉसेस क्या है, ब्रायोफाइट्स है. ठीक है, ये प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं. तो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट टाइप इज फ्रेगमेंटेशन. इसके अलावा सेकंड और क्या हो सकता है, फंजाई ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, और क्या हो सकता है, बर्डिंग. बर्डिंग हम किस में देखते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग होती है. ठीक है, अब देखो, when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae and amoeba. ठीक है, हमने अभी बात की है पीछे, ठीक है, ग्रोथ वाले करेक्टरिस्टिक में, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स विद ईच अदर. वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, ग्रोथ होगी एंड फिर वो जो ग्रोड ऑर्गेनिज्म जो ग्रो हो गया है, जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, वो आगे डिवाइड हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और वही रिप्रोडक्शन है उसकी. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट इन इंक्रीज इन सेल नंबर ऑफ मास. किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में. So in single celled organism we are not clear about usage of these two terms, growth and reproduction. कब growth term use करनी है, कब reproduction term use करनी है. ठीक है, तो ये था about asexual reproduction. फिर sexual क्या है वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, और ये किसमें ऑब्जर्व की जाती है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अभी तक क्लियर है. फिर देखो, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, ऐसे भी तो कपल्स हम ह्यूमंस में ही देखते हैं. देयर आर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो चाइल्ड बियर नहीं कर सकते. ठीक है, वर्कर बीज. ठीक है, हनी बीज की एक जो कैटेगरी होती है, दैट इज वर्कर बीज, वो स्टेराइल होती हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ओनली क्वीन रिप्रोड्यूस. ठीक है, म्यूल्स. ठीक है, स्टेराइल वर्कर बीज, ये दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, बट लिविंग तो है. तो फिर अब बताओ कि हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग करेक्टर माने या ना माने. देखो, पहली लाइन ये है कि करेक्टरिस्टिक तो है. ठीक है, करेक्टर तो है, लेकिन हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस. सो हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ये नहीं है. यहाँ पे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल. इट इज नॉट यूनिवर्सल करेक्टरिस्टिक
इसलिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल, नॉन लिविंग और रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट तो नहीं करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, इसलिए हमने इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द लिविंग रिएक्शंस जो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रही हैं, ऑल द रिएक्शंस, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या हो सकता है? दीज केमिकल स्मॉल बिग मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास साइजेस फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि मान लो फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, ठीक है, ये लगातार कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एंड दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सम अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। दीज कन्वर्जन्स आर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन्हीं के ही सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ये बात याद रखनी है। So all plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. Sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. क्या किसी non-living में metabolism होता है? नहीं होता. Metabolism, metabolic reaction can be demonstrated outside the body in a cell-free system. यानी कि in vitro. In vitro यानी कि test tube में outside the body हम रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि होती हुई देख सकते हैं, ठीक है। सो इन एन आइसोलेटेड यानी कि सिंगल वन और मोर रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इन अ परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। लेकिन अब देखो, हमने अब बताओ कि क्या हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करेंगे या नहीं, क्योंकि ये तो इन विट्रो भी हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। देखो, हमने बोला कि मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, लेकिन हम जो बाहर आउटर एनवायरनमेंट में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो आइदर सिंगल होगी या एक दो होंगी रिएक्शंस, ठीक है, वो सारी तो रिएक्शंस नहीं है। तो हम मेटाबॉलिज्म को नॉन लिविंग में, ये जो रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रही है, हम इसको लिविंग रिएक्शन जरूर बोलेंगे बट नॉट अ लिविंग थिंग, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, हमने इसको डिफाइनिंग फीचर बोला है विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो में हम देख रहे हैं, ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, बट इट इज श्योरली अ लिविंग रिएक्शन, एक लिविंग रिएक्शन जरूर है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर है, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं माना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को, लेकिन अब मेटाबॉलिज्म की बात की तो यस, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर, राइट। अब देखो, जब मेटाबॉलिज्म की बात की है तो कुछ बातें और कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखो, हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, टूट रही हैं, बन रही है। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म इज बायोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कुछ बन रहा है, बिल्डिंग रिएक्शन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में कोई लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि तुम पढ़ते हो प्रोसेस रेस्पिरेशन, राइट। और एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो दो तरह का मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ all the living organism is their ability to sense their environment and surrounding and respond to the external stimuli, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सेंस करेगा एनवायरमेंट को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकता है
और रिस्पॉन्ड भी करता है। किसको? टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? सिंपल शब्दों में सिग्नल समझ सकते हैं। ये सिग्नल जो है ये फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर कॉन्शियस। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ ना, तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड, उनमें कुछ हम ये फिजिकल करेक्ट फिजिकल स्टिमुलाई हैं ये कुछ, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स ये हो गया बायोलॉजिकल। केमिकल कौन सा हुआ? पोल्यूटेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर कोई पोल्यूटेंट हो, जैसे इसका एग्जांपल लाइकेन, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। सो प्लांट्स कैसे अफेक्ट होते हैं? हमें पता है कि फोटो पीरियड, यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं डे लाइट, जिनको डे लाइट जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ज्यादा चाहिए होती है, कईयों को डे लाइट जो है वो कम चाहिए होती है। ठीक है, तो दीज, या फिर एनिमल्स में भी हम देखते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो फोटो पीरियड है या जो लाइट है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को दोनों को अफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। ये केमिकल जो है ये स्टिमुलाई ही तो है किसी तरह का, वो रिस्पॉन्स करेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर अवेयर। ठीक है, तो अब जब ऑल बोल दिया हमने, तो क्या हम इसको डिफाइनिंग फीचर मानेंगे? यस, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, लेकिन एक बात यहाँ पे रखना, याद रखना कि ह्यूमन बींग्स, कॉन्शियसनेस तो सब में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में है, और इनको हम जो है सबसे ऊपर रखते हैं। ह्यूमंस को हम खुद को ही सबसे ऊपर रखते हैं। सो दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट फीचर या मोस्ट ऑब्वियस फीचर यही है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि देर आर पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस देयर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखो, यहाँ पे जब हम ऐसे पेशेंट्स की बात कर रहे होते हैं दैट आर इन कोमा, तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो थे वो कॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने अपनी ये नेसेसरी जो कॉन्शियसनेस है टू कोऑर्डिनेट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ये सब जो है वो लॉस्ट कर दी है। ठीक है, सो अगर हो सकता है कि ये रिस्टोर हो जाए तो वो जिंदा हो जाएंगे, फिर से लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम उनको क्या मानेंगे? ब्रेन डेड। ठीक है, या फिर डेड। सो ऐसे पेशेंट्स हैव नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम टू बैक नॉर्मल लाइफ, लिविंग और लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग लिविंग में हम डिफाइन ही नहीं करते, हम सिंपली यहाँ पे इनको क्या मानते हैं? ब्रेन डेड ऑर्गेनिजम्स। राइट, सो हमने अभी तक पढ़ा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी है, कॉन्शियसनेस भी है। इसके अलावा एक और करेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे ऑफ अ लिविंग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इमर्जेंस। अब इमर्जेंस क्या होता है? इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो अबाउट ऑल द लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। ठीक है, जैसे कि देखो, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज से सेल बनता है, सेल्स से टिश्यू, और फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू। देखो, किसी एक टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल्स से नहीं आ रही है, कहां से आ रही है? इसके इंटरैक्शन से आ रही है। ठीक है, उसी तरह से किसी एक सेल की प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनेलीज के इंटरैक्शन से आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हायर लेवल पे जो है इमर्जेंस आती रहती है। ठीक है, सो इसी को ही हम बोलते हैं इमर्जेंस। सो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल constituents. ठीक है, but arise due to interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in their molecular constituents of organelle, but इनकी interaction से arise होती हैं। ठीक है, these interaction result in emergent properties at higher levels. ठीक है, इस तरह से
of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organization complexity at all levels. ये all levels पे applicable रहता है. Therefore we can say that living organisms are self replicating. ठीक है, कुछ और characteristic हम बोल सकते हैं. They are self replicating, evolving and self regulating interactive system capable of responding to external environment. ठीक है, ये है emergence. ठीक है, तो emergence भी एक लिविंग का करेक्टरिस्टिक है. अब इसके अलावा एक और है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है. देखो, जब भी हम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें डिस्कस करते हैं कि जब तक एक कंप्लीट सेल नहीं आया तब तक हमने नहीं बोला कि लाइफ आ गई. ठीक है, तो we should must know कि every organism is made up of cell. ठीक है, either unicellular either multicellular. So cell is the structure and functional unit of life. So body of all the organisms consist of cells and their products which is a defining feature. तो ये भी एक defining feature है किसी भी एक life फॉर्म का. ठीक है, तो ये थे सारे करेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर. याद रखने हैं कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, कौन से डिफाइनिंग है. ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी यहाँ पे लिखी हुई है. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रेजेंट हैं, चाहे वो पास्ट वाले हैं, चाहे वो प्रेजेंट से बनने वाले फ्यूचर जनरेशन है, वी आर लिंक्ड टू ईच अदर. कैसे लिंक्ड हैं हम? बाय कैसे हम क्या शेयर कर रहे हैं? व्हाट इज कॉमन? शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल. यही जो हम जनरेशन टू जनरेशन ऐसे पास ऑन कर रहे हैं, बट टू वेरिंग डिग्री. ठीक है, वेरिंग डिग्री मतलब कि कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिससे वेरिएशंस आती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज लिविंग फ्रॉम द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट में हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज एंड टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. सो इफ यू लाइक द वीडियो, share and subscribe and stay tuned with the channel.